का महापर्व चुनाव अब बिल्कुल कह सकते हैं कि सबकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तिथियां डिक्लेयर कर दी हैं। उत्तराखंड वासियों को भी 5 साल बाद अपनी नई सरकार चुनने का मौका मिलने जा रहा है और इस बार उत्तराखंड में पहली बार अपनी ताकत को आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी भी 70 विधानसभा सीटों में चुनावी मैदान में उतर रही है। इस समय हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल जी। कोठियाल जी, फौज के मैदान से सीधे राजनीति के मैदान में कैसा अनुभव, और अब तो कह सकते हैं कि जो लास्ट वाली लड़ाई होती है वो सामने आ गई है। आखिरी 35 दिन की लड़ाई, फौज में कहते हैं ना आखिरी 200 मीटर की लड़ाई, तो ये आखिरी 35 दिन की लड़ाई है और इसके लिए धीरे धीरे हमारा भी कन्वर्जन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक हुआ है। लेकिन वैसा पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते जो जैसे मैं देखता हूँ कि एक ट्रेडिशनल राजनीति होती है। हाँ, काम करने के तरीके हमने यहीं समझे, कहीं केदारनाथ में जब काम करे, NIM में जब हमें कई समाज के साथ जुड़ने के मौके मिले, उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हैं और आखिरी 35 दिन में हमने अब और एफर्ट लगाने ताकि जो एक स्टैंड पार्टी ने बनाया उसे कैसे हम जनता की उम्मीद में कन्वर्ट कर सके। कोठियाल जी, विषम परिस्थितियों में लड़ना आपको फौज ने सिखाया है, लेकिन राजनीति में इस बार विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कोविड संक्रमण, दूसरी तरफ आम आदमी तक अपनी पहुंच। किस तरीके से इस नए परिवेश में आप चुनाव में जाएंगे और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करेंगे? देखिए, विषम परिस्थितियों में मतलब आप सही कह रहे हैं कि कई कोविड की वजह से तो है, पर बाकी और तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई बहुत विषम परिस्थिति है अगर इसको पॉलिटिकल तरतीब से देखें। कोविड माहौल में हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि लोकतंत्र में इंसान को अधिकार है कि वो अपनी सोच से चुनाव करे उस पार्टी का जो कि जनता के लिए काम करे सरकार में आने के बाद। लेकिन साथ में ये भी देखने की ज़रूरत है कि कोविड का जो इन्वायरमेंट है ये तो बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डिजास्टर है और इसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा वैसा पैंडेमिक हो जाए जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, जो कि समाज को बुरी तरह तोड़ दे। तो आजकल तरीके हैं, वर्चुअल तरीके हैं, सोशल मीडिया है, फिर आपके कार्यकर्ता खुद गांव-गांव में हैं, तो तरीके ऐसे बनाने हैं कि कार्यकर्ता को बगैर वहाँ जाए कैसे अप्रोच करा जाए और उसके थ्रू फिर जो आपके पॉइंट्स हैं और जो जनता के आपको बताने के लिए जनता की तरफ से पॉइंट्स हैं उनका बीच का एक एम्बिगेशन बनाया जाए। बाकी दूसरी जो विषम परिस्थिति है कि पार्टी नई है, तो उसमें तो मेरे को लगता है कि पार्टी नई जरूर है, पर आप तुलना करिए कि 9 साल पहले ये पार्टी दिल्ली में बनी और लगातार 3 बार जीत के आ रही है और 3 बार जीतने के बाद इस पार्टी ने वो सारे मुद्दे जो जनता की इच्छाएं थी दिल्ली में उन्हें ना कामयाब करके दिखाया। यहाँ उत्तराखंड में आप देखिए कि पार्टी जरूर नहीं है, लेकिन साथ में बीजेपी कांग्रेस ने तो एक अपने को प्रूव करके दिखाया पिछले 2 बार, जो 2 बार जिनको चांस मिले कि इन्होंने तो पॉलिटिकल दोबारा डिजास्टर ही बोलूँगा वो क्रिएट कर दिया है। साथ में आम आदमी पार्टी को जैसे बोलते हैं कि आप तो कैडर बेस भी नहीं हो, आपका संगठन नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का अपना कैडर होता है। तो अब हम जैसे गारंटी स्कीम्स जो चला रहे हैं, हमने बिजली गारंटी चलाई। ये कोठियाल जी, मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड रहा है राज्य बनने के बाद, बीजेपी और कांग्रेस 5 साल एक को मिलते हैं, आपको कहाँ ऐसा स्कोप नजर आया कि इन दोनों से इतर बीजेपी आपको माफ कीजिएगा जनता आपको चूज करेगी? क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल जैसे रीजनल जो संगठन था, आंदोलनकारी संगठन था, उसको रिजेक्ट कर दिया। देखो, जनता तो समझदार है, इसका मतलब उत्तराखंड की अगर कोई भी पार्टी हो ठीक से अपने को प्रोग्रेसिव नहीं बना पा रही है, जनता की उम्मीद में खरी नहीं उतर रही है, जनता उसे रिजेक्ट कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इसका एग्जाम्पल है, जिसने सबसे बड़ा आंदोलन की शुरुआत करी, जो कि एक बेस था उत्तराखंड अलग होने के लिए यूपी से। आज वो बिल्कुल ही एक तरीके से खत्म हो रखा है। लेकिन दूसरी बात आप देखिए कि कैसे हमारी एक्सेप्टेंस या हमारा कैडर, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। हमने बिजली गारंटी स्कीम करी, उसमें कोई 14.5 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उस रजिस्ट्रेशन का जो कराया उसका डेटा हमारे पास है, हमारे कॉल सेंटर से उनको कॉल जा रही है। उसके बाद हमने कराया रोजगार गारंटी स्कीम, उसमें कोई 8-8 लड़के लड़कियों ने 18 साल से ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। फिर हमने कराया अभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में देने के लिए, इसमें अभी शुरू हुआ है, ये कोई 2.25 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर हमने चलाया उत्तराखंड आध्यात्मिक धाम, उसमें कोई 1.25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है।
फिर हमने चलाया है कि कैसे तीर्थ स्थानों में जो उत्तराखंड के बाहर है वहाँ पे लोगों को भेजेंगे। 3.25 लाख उनमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज हमारे पास ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका टोटल अगर आप देखें कोई 24 लाख होता है, हमारे पास है डेटा कोई 18 लाख के करीब, मतलब कुछ रिपीट है। तो अगर कोई बोलता है ना कैडर नहीं है, तो हमारे पास तो इससे बढ़िया कैडर क्या है। यानी कि आप जो फ्री स्कीम्स थी या जो आपने अपने गारंटी कार्ड दिए उसके माध्यम से आप जनता तक पहुंच गए, लेकिन चुनाव में एक परंपरा होती है, मैनिफेस्टो या आप उसको विजन डॉक्यूमेंट्स कहिए या कुछ भी कहिए कि आप 5 साल में क्या करेंगे। क्या पार्टी ने इसके इतर जो आपने अभी तक गारंटी दी है, चाहे महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, आध्यात्मिक स्टेट को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के, कुछ और करेंगे आप? हाँ देखो, इसको बोलते हैं मतलब, क्योंकि मैं तो फौज में था तो मेरे को नहीं पता कि उत्तराखंड आंदोलन ना एक्चुअली ग्रास रूट में किस तरीके से शुरू हुआ। लेकिन अब इतने टाइम से यहाँ पे हूँ तो जो आंदोलनकारी हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मेरे को समझाते हैं कैसे इनिशिएट हुआ ये चीज़। तो वो कहते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल। आज जो उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल जो बंद हो रखे हैं, दबे हुए हैं, जो कि उम्मीद करते थे कि उत्तराखंड यूपी से अलग होगा तो हमको यहाँ पे सरकार जनता को देगी, आज हमारे वही मुद्दे हैं सारे। आप देखिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। यहाँ पे जो पहाड़ हैं, पहाड़ उत्तराखंड को बोलते हैं ऊर्जा प्रदेश, बिजली पानी यहाँ मुफ्त होना चाहिए। जंगलों का इस्तेमाल कैसे करा जाए, ये जो हिमालय में जो ताकत है उसे आध्यात्मिक फीलिंग कैसे लोगों के अंदर लाई जाए, तो ये अपना भ्रष्टाचार को कैसे तोड़ा जाए, ये हमारे मुद्दे हैं जो कि जेनरिक हैं सबके लिए। फिर उसके बाद दूसरे मुद्दे हैं जो स्पेसिफिक इलाके के हिसाब से हैं, विधानसभा वाइज। अब अगर हम बोलेंगे हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में होगा कि वहाँ पे बाईपास होना चाहिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे स्टेडियम है लेकिन स्टेडियम काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे ये अपना क्या बोलते हैं, बस स्टैंड नहीं है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही उत्तरकाशी के अलग है, वहाँ पे भी क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब ये यात्राएं होती हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। कैसे वहाँ पे पॉइंट्स बनने चाहिए, कैसे वहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, वो स्पेसिफिक टू विधानसभा या स्पेसिफिक टू एरिया होगी। कोठियाल जी, मैं इसी सवाल पे अब आ रही हूँ कि आपके विपक्षी यहाँ पर कहते हैं कि आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली तो एक म्युनिसिपल इलाका टाइप का है और उत्तराखंड की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, जिसको आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि उत्तरकाशी का अलग है तो धारचूला का अलग है, हरिद्वार का अलग है तो हल्द्वानी का अलग है। कैसे आप दिल्ली मॉडल को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि टोपोग्राफी, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग है। कई चीजें जो एसेंशियल है, अगर कोई बीमार होगा, चाहे उत्तरकाशी में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे दिल्ली में हो, उसका बीमारी को तो ठीक करने का तो तरीका एक ही है। अगर कोई बच्चा है, उसको आप बोलेंगे उसके कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है अच्छी, तो पढ़ाने के तरीके तो एक ही हैं। तो मॉडल में तो मेरे को लगता नहीं है फर्क है कहीं पे। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली में क्या चैलेंजेस हैं सरकार के लिए। दिल्ली एक ज़्यादा उसमें ना केंद्र का रोल है। वहाँ पे अगर दिल्ली सरकार ने स्कूल बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है तो ज़मीन दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वहाँ की एमसीडी के पास है, डीडीए के पास है। वहाँ पे अगर कोई काम कराना है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आपने विधानसभा में तो अपना एजेंडा पास करा लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर को करने के लिए तो गवर्नर करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो दिल्ली का नहीं है। तो वहाँ तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। उत्तराखंड में आप देखिए, ज़मीन हमारी है, सरकार हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, गवर्नर हमारा है, और लोग इतने सिंपल और स्ट्रांग हैं कि यहाँ तो काम करना और भी आसान है। बल्कि ये तो उल्टा है, दिल्ली में बड़ा मुश्किल है, यहाँ आसान है चीज़ों को करना। और उन मॉडल्स को यहाँ लाना कोई मुश्किल नहीं है, रेप्लिकेट करना है। ये जरूर होगा कि वहाँ पे स्कूल 4 मंजिल के बनते होंगे, यहाँ हो सकता है आप 2 मंजिल के बनाओ। वहाँ हो सकता है उस स्कूल के साथ हॉस्टल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कई घाटियों के कन्वर्जेंस है, उन जगहों पे स्कूल बनेगा और उसमें साथ में शायद हॉस्टल भी बनाने की जरूरत है। तो ये फर्क है। बाकी एजुकेशन का जो तरीका इम्पार्ट करने का, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। कोठियाल जी, और पार्टियों से आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है, स्पेशली कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में। 70 में से 24 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। आप खुद गंगोत्री से कैंडिडेट हैं, बाकी भी होप्स हो जल्दी हो जाएंगे। गंगोत्री क्यों चूज किया? क्योंकि आपका जो अपना गृह जनपद है वो टिहरी है। केदारनाथ में आपने बहुत सारा काम किया, या फिर नंदा राज्य के समय बहुत सारा काम किया, गंगोत्री क्यों? जब मैं पहली बार कभी आर्मी से पोस्टिंग आया उत्तराखंड में, तो मेरी पहली पोस्टिंग ही उत्तरकाशी में रही है। उससे पहले मैं कभी उत्तराखंड में पोस्टेड नहीं रहा हूँ। वहाँ पे मैं 5 साल नौकरी करी NIM में। वहीं से मैं उत्तरकाशी से ही मैं गया था केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए। उत्तरकाशी से ही मैं गया था नंदा देवी राजजात यात्रा कराने के लिए। उत्तरकाशी में ही सबसे पहले हमने यूथ फाउंडेशन का कैंप खोला।
अब इसके वो क्या है एडवांटेज, क्योंकि मेरी कर्म भूमि रही है, कोई 1200-1300 लड़के गंगोत्री विधानसभा से हमारे कैंप से भर्ती हो रखे हैं। केदारनाथ में जितने काम हुए हैं वो सब के सब हमारे उत्तरकाशी से जोड़े जाते हैं। एनआईएम 1965 में रेज हुआ था। आज एनआईएम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ना बहुत पूरे गंगोत्री वैली में एक अच्छा एक इन्फ्लुएंस बोलूँगा कि समाज के अंदर हुआ है। वहाँ पे हमने कई लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट कराए हैं, कईयों के घर बनाए हैं, घोड़े खच्चर लोगों से चंदा इकट्ठा करके दिलवाए हैं। तो वो तो मेरी कर्म भूमि है, तो वहीं से लड़ना चाहिए। एक मिथक भी उत्तराखंड की राजनीति में कि गंगोत्री सीट से जो जीतता है उसकी पार्टी की सरकार बनती है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये टॉस होता रहा, अब के आप भी वहां पर शामिल हो गए उस रण में, क्या लगता है? ये कर्म करेंगे। बाबा केदार है, गंगा मैया है, वहाँ तो खुद काशी विश्वनाथ है, आशीर्वाद तो है हमारे को, इसमें कोई शक नहीं है। दर्शन की जरूरी थोड़ी है, भगवान के हमेशा होने चाहिए, लेकिन भगवान सिखाता है कि आपको इन इलाकों में काम कैसे करने चाहिए, वो हमने जरूर सीखा है। उसी चीज़ को करने के लिए हम गंगोत्री क्या पूरे उत्तराखंड के नवनिर्माण की परिभाषा तैयार कर रहे हैं। कोठियाल जी, हरीश रावत आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ सीट नहीं जीतेगी, सिर्फ वोट काटने आ रही है। और वो ये भी कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल वोट कटवा ना बने और बीजेपी को वोट काट के सपोर्ट ना करे। हाँ, मतलब आप देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी, 9 साल में पार्टी ने अपने को ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया कि एक शब्द होता है जीरो। कांग्रेस वहाँ पे जीरो है 70 सीट में से। तो उनको तो खैर मतलब सब कटवा करके भगाई दिया है वहाँ से, यहाँ से भी भगाएंगे धीरे धीरे करके। मीन्स आप ये मान रहे हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस को आप तीसरे नंबर पे डालेंगे? देखो, मुकाबले का क्या है कि जो सरकार में है ना, मुकाबला तो उसी से होगा। हमें तो सरकार में जाना है। कांग्रेस तो वैसे ही मतलब पिछली बार ही पीटी हुई पार्टी है, तो उनसे तो कोई मुकाबला हो नहीं सकता। फिर बीजेपी से भी, चाहे बीजेपी कितनी भी मतलब बदतर स्थिति में हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि ये लोग ना बड़े खिलाड़ी होते हैं कि सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करेंगे, तो इनके पास पावर तो होती है, तो इसलिए मुकाबला इनके साथ करने की जरूरत है। अब आप देखिए, ये परसों की बात है, हम फौजी हैं, हम तो छोटे बच्चे को भी ना रोंगटे खड़े कर दें, उसे 5 बार उसे बात करेंगे, हेलो इंडियन आर्मी, चलो बोल बद्री विशाल लाल की जय। हम 12 बच्चों को बिठा रखा है हमने एक जगह, वहाँ पे एक फौजी लड़के को खड़ा कर दिया जो हमारे कैंप का है, और उसे मजाक में बोल रहे हैं कि बेटे तेरे साथ में ये 12 लड़के हैं, मतलब एक सेक्शन नफरी है। अब सेक्शन नफरी का काम है, तुम आज रात को इस गांव में, इस अच्छे गांव में जगह जगह जाकर के पोस्टर लगाओगे, ये काम रात को होगा, कल सुबह तक पूरा हो जाएगा, क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? ये तो फौज का तरीका है। तो इस मजाक को हमने फेसबुक में डाल रखा और लोग लाइक कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या अच्छा हुआ है। पावर में क्योंकि पार्टी है, उन्होंने चाइल्ड राइट को अप्रोच करा और डीजी पुलिस को ना चिट्ठी लिख रखी है, सब हंस रहे हैं उस चिट्ठी पे। तो मैं कह रहा हूं कि हमारा तो मुकाबला इनसे होगा जो कि आज पावर में मिसयूज करना जानते हैं। आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि मुकाबला सीधे सीधे जो पावर में बैठे हुए हैं उन लोगों से है। आपने फौज की बात करी, आप खुद फौजी हैं, आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में डिसाइडिंग फैक्टर होता है फौजी, क्योंकि हर तीसरे घर का व्यक्ति फौज में है या पैरामिलिट्री आर्मी में है। आपको क्या लगता है, आप फेस बन गए आम आदमी पार्टी के, बीजेपी दावा करती है कि जो फौजी वोटर है वो हमारे फेवर में, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश कर रही है। इनको बोलने दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी आए थे, इतना अच्छा उन्होंने घोषणा करी थी, उत्तराखंड में 4 धाम है, 5वां धाम सैन्य धाम। क्या सैन्य धाम इन्होंने बनाया? मतलब आज आप देखो, जब फौजी शहीद होता है तो ना उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, और अब तो जनता चाहती है कि उसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि जनता के बीच से वो जाता है। सारे स्टेट जो हैं फौजियों को रिस्पेक्ट करते हैं। उत्तराखंड में क्या है, खाली जाके जिस दिन उसकी बॉडी आती है तो खड़े हो गए, फोटो खिंचवा ली, माला अर्पण कर दिया, उसके बाद में भूल गए उसको, उसके परिवार को। हाँ, अब इलेक्शन आ रहा है, हो सकता है क्योंकि हम भी एक फौजी हैं और हम चेहरा बन रखे हैं, तो अभी तो फौजियों में बहुत तगड़े तरीके से राजनीति चल रही है। बीजेपी बना रही है वो सैन्य धाम। सैन्य धाम की परिभाषा भी नहीं पता होगा उनको। मैं कल दिखा रहा था एक वीडियो, किस प्रकार से 1962 की लड़ाई में जब चुशूल सेक्टर में लद्दाख में 13 कुमाऊं, उसने चीन को बुरी तरह जवाब दिया, जिसमें मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, और साथ में 113 और 13 कुमाऊं के सोल्जर्स शहीद हुए थे। क्या मेमोरियल बनाया उन्होंने। अंदर जाओ, उसकी वीडियो ही देखो तो ना रोंगटे खड़े होते हैं। यहाँ तो ये जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। वो गणेश जोशी जी हैं, उनको बना रखा है फौजी। अगर ये लोग बनाएंगे मेमोरियल या सैन्य धाम, इनको तो सोच भी नहीं है। ये तो टोपी भी टेढ़ी पहनते हैं, बल्कि फौजी मतलब फौज का होता है पीपीओ, पेंशन पट्टा,
इनके पास तो पेंशन पट्टा भी नहीं है, उन लोगों से बनवा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि असली फौजी के साथ यहाँ का फौजी फैक्टर जुड़ेगा? कोई 2.25 लाख डिफेंस के पर्सनल हैं, कोई 2.25 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के। तो हमको तो सबने बोला, फिर हमने एक सैनिक प्रकोष्ठ बनाया ना, तो उन्होंने बोला सर आप बताओ फौजी की परिभाषा क्या होगी और साथ में फौजियों को अप्रोच करो। तो हमने कोई 1,95,000 तो चिट्ठियां पर्सनल लिख करके भेजी हैं, जवाब आ रहे हैं सर जय हिंद सर। ये जवाब जय हिंद का मतलब क्या होता है कि हम आपके साथ हैं। हमने अभी घोषणा करी है फौजियों के लिए कि सबसे पहले तो फौजी की परिभाषा क्या है। कोई भी डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में से रिटायरमेंट आया हो, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट आया हो, कोई भी उत्तराखंड पुलिस का जो रिटायरमेंट आया हो, वो हमारी परिभाषा में रिटायर्ड फौजी माना जाएगा। यहाँ पे उस फौजी के लिए किस प्रकार से हम सरकार चलाने में एक अलग रिजर्वेशन करेंगे। खाली ये नहीं कि वो रिजर्वेशन फौजी के लिए हो रहा है, सरकार भी अच्छी चलेगी और कुछ परसेंटेज करेंगे जिसमें युवाओं का रोजगार का कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी। जब फौजी शहीद होता है, पता नहीं कितने राज्य हैं वो ना 1-1 करोड़ देते हैं उसको। क्या मुश्किल है 1 करोड़ रुपए देना? ये थोड़ी है कि आप पैसे दे रहे हो, आप उसको ना रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्योंकि कल आपको देश सेवा के लिए और लोग चाहिए, वो आगे आकर के आए। जनरल बिपिन रावत अभी शहीद हुए, कम से कम उनके नाम पे भी शुरू कर देते हैं ना ये, तो एक पॉलिसी बन जाती है उत्तराखंड में कि हर फौजी को उसके बाद में कुछ ना कुछ एक कंपेंसेशन दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे रिस्पेक्ट टू अ सोल्जर पोस्ट डेथ। तो वो तो यहाँ पे इस तरीके की राजनीति चल रही है। कर्नल साहब, चुनाव बिल्कुल सामने है, 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में मेन 4 इशू क्या होंगे जिसे लेकर के जनता वोट करेगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और उसके बाद में भ्रष्टाचार तोड़ना। लेकिन उसके साथ में हम जो लेके चल रहे हैं, जो कि यहाँ का अधिकार है, बिजली, पानी, किस प्रकार से पहाड़ को, पलायन को रिवर्स करें, ये सब चीजें देने का, ये हम मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। बीजेपी का स्लोगन है अब की बार 60 पार। हरीश रावत जी ने कहा कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार। आपका स्लोगन? ये हम इनको, ये खिलाड़ी हैं, पता नहीं कब से नेतागिरी कर रहे हैं, तो ये ना स्लोगनबाजी करते रहते हैं। इनके स्लोगन चलने देते हैं। हमें ये पता है सरकार इस बार आम आदमी पार्टी की आ रही है और हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट, पत्रकारों से मिल रहे हैं, एडिटर से मिल रहे हैं, डॉक्टर से, इंजीनियर से, युवाओं से, पहाड़ की रिमोट में महिलाओं से, सब उम्मीद से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी क्योंकि आज एक जनता की आवाज़ है, वो लेकर के चल रही है, तो पक्का आम आदमी पार्टी आएगी। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कर्नल अजय कोठियाल, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के मुख्य चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके कंधों पर पूरे चुनाव का दारोमदार भी है। वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन की बयार होगी और बीजेपी और कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में बनेगी, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।